आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 76, 75 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो देखिए कह रहा है ए बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। कह रहा है एक गेंद है कोई, उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, किसी दूसरी गेंद से सीधा टक्कर होता है। हेड ऑन का मतलब सीधा, और जिस बॉल से टकरा रही है वो स्थिर है, स्टेशनरी, और उसका मास डबल है पहली वाली का। यानी अगर पहली वाली m मास है तो दूसरी वाली का 2m है। कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, यानी e की वैल्यू अगर 0.5 है तो कह रहा है देन दियर वेलोसिटीज इन मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन विल बी। तो अगर e की वैल्यू 0.5 है तो कह रहा है देन दियर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी, तो टक्कर के बाद उनका वेग क्या होगा। तो देखिए इसको करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दिया है तो करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से संबंधित जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें जहाँ तक कि नहीं दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा, जो ना दिया हो उसको छोड़ देना है। तो देखिए पहले वाले का द्रव्यमान m1 हमने m माना है, दूसरे वाला उससे 2 गुना है इसलिए 2m माना है। पहले वाले का वेग 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरा वाला स्थिर है, उसको u2 बराबर 0 माना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0.5 क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए कह रहा है लेट v1 एंड v2 बी दियर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। हम ये मान लेते हैं कि टक्कर के बाद इन दोनों का वेग m1 वाले का v1 और m2 वाले का v2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। अगर हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लागू कर दें तो टक्कर के पहले का रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल रेखीय संवेग। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m पहले वाले का मास m है, उसका वेलोसिटी 2 है, प्लस दूसरे वाले का मास 2m है, उसका वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू m1 वाले का वेग हमने v1 माना है, m2 वाले का v2 माना है, m2 का द्रव्यमान 2m है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ गया 2m इक्वल टू m v1 प्लस 2m v2, या 2 इक्वल टू m कट जाएगा, v1 प्लस 2 v2 हो जाएगा। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। अब देखिए पहले देखिए कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से हम लोगों ने ये फार्मूला नंबर 1 निकाला। अब बाय डिफिनीशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डिफिनीशन क्या है, E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। ये होता है, पीछे भी हमने बताया है और ये फिर आ गया है। देखिए अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटाना है टक्कर के बाद, लेकिन टक्कर के पहले प्रारंभिक वेग में अंतिम वेग घटाना है। टक्कर के पहले, टक्कर के बाद चूंकि वेग उल्टा हो जाते हैं, जैसे अगर समान कोई द्रव्यमान की गेंद चल रही हो तो उनके वेग उल्टा हो जाते हैं टक्कर के बाद। पहली वाली का जो वेग होगा वो दूसरी वाली में चला जाता है, दूसरी वाली का जो वेग होगा पहली वाली में आ जाता है। अगर पहली वाली गतिमान है, दूसरी स्थिर है, तो टक्कर के बाद दूसरी वाली गतिमान हो जाएगी, पहली वाली स्थिर हो जाएगी, और रुकी वाली कितने वेग से गतिमान होगी, जितना वेग दूसरी वाली का होगा। तो इसलिए टक्कर के बाद वाले में v2 माइनस v1 किया है, टक्कर के बाद वाले में u1 माइनस u2 है। क्यों है ऐसा है हमने आपको बताया। तो अब ये हो जाएगा e ब्रैकेट में u1 माइनस u2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा v2 माइनस v1, यानी e हमको दिया है क्वेश्चन में 0.5, u1 हमारा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, ये देखिए 2 रखा है, माइनस प्रारंभिक वेग दूसरी वाली कितना है 0, तो 0 रख दिया, बराबर आ गया v2 माइनस v1। तो ये आ गया 1 इक्वल टू v2 माइनस v1।
यहाँ पर आया है 2 = v1 + 2v2। अब इन दोनों इक्वेशन की हम तुलना करेंगे तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, जब इनको सॉल्व करते हैं तो v1 हमारा 0 मीटर/सेकंड आ जाता है और v2 हमारा 1 मीटर/सेकंड आ जाता है। तो देखिए v1 जो गतिमान था वो रुक गया, वेग उसका 0 हो गया, और v2 जो गतिमान था उसका वेग 1 मीटर/सेकंड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके द्रव्यमान का दूसरा वाला द्रव्यमान 2 गुना है। ये देखिए m है तो ये 2m है दूसरा वाला। तो जाहिर सी बात है कि रेखीय संवेग संरचित रखने के लिए m × v कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए m × v 2m है, और यहाँ पर टक्कर के बाद भी देख लेते हैं इसको। देखिए m × v, तो ये पहले वाले में करेंगे तो 2m आ जाएगा। अब टक्कर के बाद हमने बताया कि बदल जाता है वेग, तो दूसरे वाले में चले जाएंगे तो m2 कितना है, इसमें 2m है। तो जाहिर सी बात है कि पहले में m था तो वेग 2 था, और दूसरे वाले में द्रव्यमान 2m है तो वेग को 1 होना पड़ेगा। तो इंटू v हमारा 1 होना पड़ेगा, तब 2m आ पाएगा, 2m आ पाएगा। तो इस प्रकार से समझिए कि संवेग संरक्षण में कैसे ये देखिए आ रहा है। अब अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है 2 इक्वल मासेज m1 एंड m2 मूविंग along the same straight line with velocity +3m and +3 मीटर/सेकंड एंड -5 मीटर/सेकंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली। कह रहा है 2 द्रव्यमान है हमारे पास, एक m1 है एक m2 है, और वो एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, और उनका वेग क्या है, m1 का 3 मीटर/सेकंड है, m2 का -5 मीटर/सेकंड है। इसका मतलब माइनस लगने का मतलब है कि सीधी रेखा में ही ये अगर पूरब की तरफ जा रहा है तो ये पश्चिम, यानी इसका उल्टा दिशा में चल रहा है, तभी एक में प्लस है तो एक में माइनस है। कोलाइड इलास्टिकली, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इनमें एक दूसरे से टकराते हैं, और टक्कर कैसी है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब जिसमें यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी का नुकसान नहीं होता, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। यूं कहें कि गतिज ऊर्जा इसकी नहीं बदलती, नहीं मतलब नुकसान होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो दियर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विल बी रेस्पेक्टिवली, तो टक्कर के बाद इनका वेग अंतिम क्या होगा टकराने के बाद। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर 2 मास मूव कर रहे हों और एक दूसरे से टकरा जाए तो उनकी वेलोसिटी उलट पलट जाती है। तो m1 वाले की +3 मीटर/सेकंड है, तो अब m1 वाले की उलट के -5 मीटर/सेकंड हो जाएगी। m2 वाले की -5 मीटर/सेकंड है तो उलट के +3 मीटर/सेकंड हो जाएगी। तो ये 77 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है इक्वल मासेज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इंटरचेंज दियर वेलोसिटी। अगर समान द्रव्यमान के पिंड प्रत्यास्थ टक्कर होती है, ध्यान दीजिए इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ टक्कर होगी तभी ऐसा होगा, और समान द्रव्यमान होंगे तब ऐसा होगा। तो कह रहा है इंटरचेंज दियर वेलोसिटी, तो उनकी वेग जो है वो अदल बदल जाते हैं, पहले वाले का दूसरे में चला जाएगा, दूसरे वाले का पहले में। तो 77 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए 77 वाले में 2 इक्वल मास है m1 एंड m2 कह रहा है, इक्वल है। तो ध्यान दीजिए बदल जाएगी कब, जब मास समान हो, मास इक्वल हो और कोलिजन इलास्टिक हो, प्रत्यास्थ टक्कर और समान द्रव्यमान में वेग उलट पलट जाते हैं, और टक्कर प्रत्यास्थ के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में हो या हेड ऑन कोलिजन हो,
हेड ऑन कोलिजन कहें या स्ट्रेट लाइन, तब ऐसा होता है। तो ये बातें सब ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा सा उल्टा कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेन। एक कोई समतल है, प्लेन है, उसमें रबर की गेंद है, उसको छोड़ा जाता है और कितनी ऊंचाई से? 5 मीटर की ऊंचाई से। कह रहा है ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर। यानी रबर की गेंद है तो जाहिर सी बात है कि किसी तल से टकराएगी तो फिर वो उछलती है। आप लोगों ने किया होगा, खेले होंगे तो पता होगा। तो 5 मीटर की ऊंचाई से जब रबर की गेंद को किसी समतल पर गिराया जाता है तो वो टक्कर के बाद 1.8 मीटर फिर उछल जाती। तो कह रहा है द बॉल लॉसेज इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय ए फैक्टर ऑफ। तो वो गेंद जो उछल रही है दोबारा, उस उछलने में अपना कितना वेग खत्म कर लेती है, लॉस कर लेती है, जिससे कि केवल 1.8 मीटर जा रही है, 5 मीटर नहीं जा पाती। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, गेंद जब कोई उछलती है तो जाहिर सी बात है कि 5 मीटर ऊंचाई से जब हमने उसको नीचे समतल में फेंका तो 5 मीटर ऊंचाई पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही जब समतल पे टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। मतलब जैसे हमने वहां से छोड़ा तो गतिज ऊर्जा में बदलना शुरू हुआ और जब प्लेन से टकराए तो उस समय h 0 हो गया। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो देखिए, इसीलिए कह रहा है कि इनिशियल एनर्जी इक्वेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल जब समतल से टकराई h 0 हो गया तो हाफ mv² में बदल गई। अब इसको इस तरह लिखना चाहिए कि मान लीजिए ये कोई समतल है और ये h ऊंचाई है, ये कोई समतल है ये वाला और ये h ऊंचाई है यहां से यहां तक। तो इस ऊंचाई पर मैकेनिकल एनर्जी और इस ऊंचाई पर मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो mgh इस ऊंचाई पर प्लस हाफ mv² इक्वल टू, अब यहाँ पर mgh प्लस हाफ mv²। अब देखिए, इसको चेंज कर सकते हैं, v1 v2 कर सकते हैं, जो भी चाहें। अब देखें यहाँ पर क्या है, ऊंचाई h है तो mgh हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर। और जब यहाँ पर वस्तु है तो हम हाथ पे पकड़े हैं, छोड़ा नहीं गया, तो वेग क्या होगा? 0 होगा। तो वहां पर v 0 होगा तो पूरी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0 इक्वल टू, अब जब ये यहाँ से नीचे आ गई h, तो यहाँ पर ऊंचाई h है और समतल में आ गई तो ऊंचाई क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पर ये h 0 रखेंगे तो पूरी स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। प्लस अब यहाँ पर वेग क्या होगा? यहाँ पर 0 था, यहाँ पर अधिकतम होगा, यानी जितना भी स्थितिज ऊर्जा हो थी यहाँ पर वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में बदल गई। इसीलिए mgh इक्वल टू हाफ mv² लिखा है। तो m हमारा 10 है, m कट जाएगा, ये देखिए g हमारा 10 होगा और h 5 मीटर ऊंचाई है तो हाफ, v को v1 कर दिया है तो v1² तो आ गया v1 बराबर 10 आ गया हमारा। अब देखिए आफ्टर वन बाउंस, अब एक बार उछलने के बाद, तो जब उछलेगा तो फिर हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो जब उछल के 1.8 मीटर पे गया तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसमें बदलेगी। तो कैसे बदलेगी? इसी तरह फार्मूले पे हम फिर लिख करके देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
यम यम कट गया है तो इसलिए नहीं लिखा, केवल GH लिखा है। तो G 10 हो गया और H कितनी ऊंचाई तक जा रही है 1.8 मीटर पर। और ये हाफ जब इससे टकरा के ऊपर गई वापस तो वेग कितना है v2 स्क्वायर माना है, तो ये v2 हो गया 6। तो कुल मिला करके जब ऊपर से गिरी तो टकराई तो 10 मीटर पर सेकंड था वेग, और अब ऊपर उछल के कितने वेग से जा रही है 6 मीटर पर सेकंड की। तो 10 से जाती तब तो पहुंच जाती 10 मीटर 5 मीटर, लेकिन अब 6 से जा रही है तो 5 मीटर नहीं पहुंच पाएगी। कितना पहुंच पाएगी, केवल 1.8। तो लॉस इन वेलोसिटी ऑफ बाउंसिंग, तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस अगर निकालना है हमको तो कम बटे ज्यादा कर देंगे। हमने बताया था कि जब भी हम भाग देते हैं तो कम बटे ज्यादा करते हैं। तो लॉस इन वेलोसिटी ऑफ बाउंसिंग, कितना नुकसान हुआ जब वो दोबारा उछल के गई, तो वेग में कितना नुकसान हुआ, तो बाद का वेग बटे प्रारंभ का वेग, अंतिम बटे प्रारंभिक वेलोसिटी। तो आ गया 3/5। तो 3/5 के फैक्टर में नुकसान होगा वेग का, अंतिम अपान प्रारंभिक करेंगे तब आ जाएगा हमारा नुकसान 0.6। ये दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी 3/5। जब कुछ ना समझ में आएगा तो कम बटे ज्यादा कर दीजिए। ये ट्रिक है जो आपको बता देते हैं, ये लगभग 99% सब जगह आपको काम आएगी। कहीं एक आध जगह हो सकता है मिस्टेक हो जाए। अब देखिए आ जाते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हैज हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। कह रहा है एक लोहे की गेंद है, मेटल कोई धातु की गेंद है, उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वो चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक दूसरी गेंद जिसका 3 किलोग्राम द्रव्यमान है और रुकी हुई है, उससे सीधी टक्कर हो जाती है, हेड ऑन कोलिजन। जब सीधी टक्कर होती है इसी को स्ट्रेट लाइन कोलिजन भी कहता है। तो कह रहा है इफ आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव एज ए सिंगल मास। कह रहा है अगर टक्कर के बाद दोनों गेंदें आपस में चिपक जाएं 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम और एक साथ मूव करें, तो कह रहा है देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन इज। तो गतिज ऊर्जा में कितना नुकसान होगा ये हमको बताना है। अब ध्यान दीजिए, टक्कर के बाद आपस में चिपक गई हैं तो जाहिर सी बात है कि ये प्रत्यास्थ टक्कर नहीं है, यानी इलास्टिक कोलिजन नहीं है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में शेप नहीं चेंज होती है। और चिपक गई है तो इसका मतलब चिपकेंगी कैसे, आकार बदला होगा, और कोलिजन में ऊर्जा का नुकसान होगा तभी चिपकी है। तो पहले ही बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी में कितना नुकसान हुआ, पूछ लिया। तो इसी से हमको समझ में आ गया कि टक्कर जो है अप्रत्यास्थ है, यानी इन इलास्टिक है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मास ऑफ मेटल बॉल 2 kg है, स्पीड उसका क्या है v1 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 का भाग दे दिया तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। जब किलोमीटर को किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 का गुणा कर दिया करिए। और ये दूसरी जो 3 किलोग्राम की गेंद है वो रुकी हुई है, उससे टकरा जाती है। तो अब देखिए अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ध्यान दीजिए कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखना चाहिए। देखिए गलती होती है, बार बार हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में लागू होता है। तो इसलिए यहाँ लगा दिया, तो m1v1 + m2v2 = m1 + m2 एक साथ चिपक गए हैं तो जोड़ दिया और इनका फाइनल वेलोसिटी
v लिख दिया। तो ये आ गया v इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सारी वैल्यू रखा। m1 कितना है 2, v1 कितना है 10 आया है, m2 कितना है 3, v2 कितना है 0 है, टक्कर के पहले रुका हुआ है, अपान ये m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो आ गया 20/5 v, यानी 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ये चलेगा जब आपस में जुड़ जाएंगे तब। तो अब नुकसान कितना हुआ एनर्जी का ये हमको बताना है। तो लॉस, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, तो नुकसान कितना हुआ, ज्यादा में कम घटाते हैं हम। तो टक्कर के पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी, जब चिपक गए तो नुकसान हुआ होगा, तो ज्यादा में देखिए कम घटाया जा रहा है। तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम ये काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन वाला फार्मूला लगा के क्यों नहीं निकाले, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यांत्रिक ऊर्जा कंजर्व नहीं रहती है, इसलिए वो फार्मूला लगा के भी नहीं निकाले। तो ध्यान दीजिए कब कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है ये भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये हो गया हाफ, ये पूरा आ गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम। तो हाफ m1 कितना है 2 है, v1 कितना है 10 टक्कर के पहले, प्लस टक्कर के पहले हाफ m2 कितना है 3 kg, टक्कर के पहले रुका हुआ है तो 0 माइनस हाफ 2 प्लस 3 द्रव्यमान, और वेग कितना है 4। तो ये आ गया, पहले 100 जूल एनर्जी थी, टक्कर के बाद 40 जूल आई, तो नुकसान कितने का हुआ, 100 में 40 घटा दिया तो 60 जूल का, 60 जूल का नुकसान होगा। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, इसका मतलब ये है कि वेग में किसी भी प्रकार का गतिज ऊर्जा में नुकसान नहीं होगा। तो पहले जो गतिज ऊर्जा होगी वही बाद में गतिज ऊर्जा रहेगी। तो फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई कितना होगा 1, और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई कितना होगा 0। अगर पूरी तरह से इलास्टिक है, देखिए ई बराबर होता है v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। तो जाहिर सी बात है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो जितना ये होगा उतना ये, टक्कर के पहले का गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। हाफ एम कटेंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगे तो ई का मान कितना आएगा 1। अब देखिए टक्कर के बाद अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है तो टक्कर के बाद दोनों रुक जाएंगे। जब टक्कर के बाद दोनों रुक जाएंगे तो टक्कर के बाद वाला वेग v2 माइनस v1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। जब रुक जाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, तो ई बराबर 1 होगा, और अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ यानी इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई बराबर 0 होगा। तो 81 का 1 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट यस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सरफेस होना चाहिए, टू द सरफेस। तो कोई एक कण है फ्रॉम हाइट यस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कुल मिला करके पृथ्वी की यस ऊंचाई से, वैसे यच लिया जाता है लेकिन इसने यहाँ पर यस लिया है। तो यस ऊंचाई से कोई कण है या पत्थर है उसको पृथ्वी की सतह पर गिराया जा रहा है। कह रहा है एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कुछ ऊंचाई पर, कुछ मान लेते हैं उसको, कह रहा है उसकी जो है जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा
वो स्थितिज ऊर्जा से 3 गुना ज्यादा है, 3 times मोर है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। कह रहा द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। तो जहां पर उस पिंड की या उस गेंद की या उस पार्टिकल की गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी से 3 times ज्यादा है, तो उस समय उसका वेग बताना है, उस क्षण उसका वेग कितना है। तो हमने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स जहां भी लगते हैं तो वहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर जितना गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो देखिए, लेट द पार्टिकल एट हाइट यस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एस थ्रोन। तो ये पृथ्वी की सतह से, देखिए ऊपर से नहीं छोड़ा जाता, पृथ्वी की सतह से ऊपर छोड़ा जा रहा है, इसलिए फ्राम लिखा था, गलत हम लोग समझ रहे थे। तो जब ऊपर को फेंका जा रहा है तो ये मान लेते हैं कि फेंकने पे ये ऊंचाई यक्स ली गई है, जहां पर वेग गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना ज्यादा है। तो गिवन एट यक्स हाइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 times पोटेंशियल एनर्जी। देखिए 3 किधर लिखा जाएगा, इसमें भी आप लोग गलती करते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करिए। गतिज ऊर्जा 3 गुना ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा से। तो गतिज ऊर्जा 3 गुना ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब काइनेटिक एनर्जी 3 गुना ज्यादा है तो अगर बराबर का चिन्ह लगाना है तो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ 3 गुना करना पड़ेगा, तब बराबर हो पाएगा। तो 3 times पोटेंशियल एनर्जी का गुणा किया, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू mgh। यहाँ पर h हमारा x है इस ऊंचाई पर, तो यह 3mgx कर दिया, इस ऊंचाई की बात हो रही है। एट हाइट यस टोटल एनर्जी इक्वल टू, अब यहाँ पर सबसे उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा इक्वल टू कुल मैकेनिकल एनर्जी कहना चाहिए था, कुल यांत्रिक ऊर्जा लिखना चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नॉट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसलिए लिख रहा है क्योंकि लॉस नहीं हो रहा, तो टोटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू mgs, यहाँ पर ऊंचाई s है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgs प्लस, अब यहाँ जब उच्चतम बिंदु पर कोई पिंड आएगा तो वेग क्या हो जाता है 0, तभी तो नीचे आना शुरू होता है, तो v 0 होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में रहेगी mgs। अब देखिए एट हाइट x टोटल एनर्जी, अब एट हाइट x पर देखें अगर तो कुल ऊर्जा क्या होगी टोटल एनर्जी, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, टोटल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 3mgx, तो 3mgx रख दिया काइनेटिक एनर्जी की जगह में। यहाँ हमने निकाला था कि काइनेटिक एनर्जी 3 times है पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी mgx है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गई 3mgx। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgx होगी यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी 3mgx, तो ये आ गया 4mgx। और टोटल एनर्जी कितनी है mgs, टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगी हर जगह, ये हमने यहाँ पे निकाला है। तो x कितना आ गया s/4, तो ये s की 1/4 ऊंचाई पर पृथ्वी से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी होगी। अब देखिए कह रहा नाउ वी शैल डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस हाइट। तो अब इस ऊंचाई पर अगर हम वेग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे,
तो देखिए अभी हमने निकाला है कि काइनेटिक एनर्जी 3 mgx है, तो काइनेटिक एनर्जी 3 mgx कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू एम जी इंटू एक्स की वैल्यू s/4 निकाले हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो वो रख दिया 3/4 mg/s, ये 4 को इधर ले आया, तो ये हो गया v बराबर √3/2 gs। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वेग निकाल लिया, x ऊंचाई है, यूं कहें s/4 ऊंचाई पर। तो ये हमारा 82 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। कह रहा है कि पानी है वो 60 मीटर ऊपर ऊंचाई से गिर रहा है और उसका गिरने का दर क्या है, रेट क्या है, 15 किलोग्राम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 15 किलोग्राम पानी 60 मीटर की ऊंचाई से गिर जाता है। टू ऑपरेट टरबाइन, जो कि एक विद्युत पंचक्की जिसको हिंदी में कहते हैं टरबाइन से ये घटना हो रही है। कह रहा है द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%। अब घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10%। आप द इनपुट एनर्जी, जो ऊर्जा दी जा रही है उसका 10% फ्रिक्शनल फोर्स में खत्म हो जा रही। तो कह रहा है हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो टरबाइन के द्वारा कितनी पावर जनरेट की जाएगी। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखते हैं इसको। तो यहां पर देखिए जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर m/t कितना है, 15 किलोग्राम पर सेकेंड। तो द्रव्यमान 15 है और टाइम को t लिख दिया है। तो m/t एक तरह से क्वेश्चन में हमको दिया गया है 15 किलोग्राम पर सेकेंड। हाइट कितनी है, h 60 मीटर है और लॉस कितना हो जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स में एनर्जी का 10%। तो द पावर यूज इन द टरबाइन, तो जो पंचक्की है विद्युत पंचक्की उसमें कितनी ऊर्जा का केवल उपयोग हो पाएगा, 90%, क्योंकि 10% लॉस हो जा रहा है। तो 100 - 10 बराबर 90%। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वी नो दैट पावर जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो टरबाइन यानी विद्युत पंचक्की द्वारा कितनी पावर जनरेट होगी। तो देखिए हमको पता है पावर का फार्मूला P = W/T। अब देखिए पानी जो गिर रहा है 60 मीटर ऊंचाई से, इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा जो है यही निकालना है हमको, यही स्थितिज ऊर्जा, वही तो टरबाइन में गतिज ऊर्जा में चेंज होगी। तो इसलिए W की जगह हम mgh लिख देंगे और अपॉन T वैसे ही रहेगा। अब 10% ऊर्जा तो हमारी नष्ट हो जा रही है घर्षण बल में, तो कितनी बची, केवल 0.90 पर बची। 90/100 करेंगे 10% घटा के तो इतना ही आ जाएगा। तो इसका भी गुणा कर दिए, वही देखिए लिखा है यहाँ पे। अब वैल्यू रख देंगे तो 0.90 इंटू m 15 किलोग्राम है इंटू T, G 10 है और h 60 मीटर ऊंचाई है, टाइम पर सेकंड है तो नीचे 1 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 को नहीं रखा क्योंकि ना भी रखेंगे तो 1 मानेंगे। साल किया तो आ गया 2100 वाट यानी 8.1 किलोवाट। देखिए इसी नीट के अनुसार में पीछे यही सेम क्वेश्चन दिया है जिसको दोबारा फिर पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिए यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए अनसॉल्व करना बहुत आवश्यक है। बिना अनसॉल्व के हम लोग एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए वेज प्लेस एट 40 सेंटीमीटर मार्क। कह रहा है कि अगर ये बैलेंस करने वाली खूंटी जिसको वेज कह रहा है
वो 40 सेंटीमीटर पर है, इधर से इधर 0 माना गया है। तो कह रहा है इधर से अगर ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर है तो कह रहा है कि ये बैलेंस हो जाता है, जो वेज है यानी तुला है ये बैलेंस हो जाता है, बैलेंसर। कह रहा है मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर एंड another unknown mass m is suspended from the rod at 160 सेंटीमीटर, मार्क है सोन इन द फिगर। कह रहा है 40 सेंटीमीटर पर तब बैलेंस था जब ये 2 किलोग्राम और यम नहीं रखे गए थे। अब कह रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर, ये 0 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर इधर 2 किलोग्राम का मास लटका दिया जाए और इधर यम का लटकाया जाएगा 160 सेंटीमीटर के चिन्ह पर और 2 kg का लटकाया जा रहा है 20 सेंटीमीटर के चिन्ह पर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यम मच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो यम की वैल्यू हमको बताइए कि 2 kg इधर लटका है तो इतना कितना इधर लटका है जिसके कारण ये बैलेंस रहेगा। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको रखना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो जो हमको दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, तो ये जो एक समान पूरी रॉड है सब जगह बराबर मोटाई है तो उसको यूनिफॉर्म लिख रहा है, एक समान। तो यल दे दिया है 200 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर लंबाई की ये रॉड है। द वेज इज प्लेस्ड एट द मार्क, ये जो जिस बिंदु पर ये बैलेंस हो रही है वो 40 सेंटीमीटर है इधर से, इधर 0 माना था ना। कह रहा है द बैलेंस मास प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर मार्क ऑन वेज इक्वल टू 500 ग्राम या 0.5 किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो कह रहा है ये जो 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है इनको जब लटकाया गया तो बैलेंस करने के लिए 40 सेंटीमीटर पर 500 ग्राम का कोई बैलेंस रखा गया है। तो यहां पर देखिए इस 40 सेंटीमीटर पर हम ये मान लें कि 500 ग्राम का कोई मास यहां रखा गया है, मतलब 500 ग्राम है राड का वजन, राड का मास है ये 500 ग्राम और 40 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ये बैलेंस है। तो इसको जो फिगर बनाएंगे हम, तो इसको देखते हैं कि फिगर कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास करिए कि अगर ये 200 सेंटीमीटर लंबी रॉड है और इसका वजन 500 ग्राम है तो जाहिर सी बात है कि जब ये यूनिफॉर्म है यानी पूरी तरह से सब जगह बराबर है तो 200 सेंटीमीटर लंबी है तो 100 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगी। लेकिन ये बैलेंस कितनी पे है, 0 से की तरफ से 40 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर बैलेंस तब होगी जब ये भार लटकाए गए 4 kg और m। तो ये ध्यान देना है। तो अब देखिए ऊपर से एक तरफ से पढ़ते हैं। तो गिवन द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड L इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ये जो पूरी रॉड है इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है और यूनिफॉर्म है। इसका मतलब अगर इसका वजन जो आधा किलोग्राम है इसको बैलेंस करें तो इधर से 200 सेंटीमीटर पूरी लंबी है तो बीचों बीच बैलेंस होगी 100 सेंटीमीटर पे। तो देखिए कह रहा है द वेज इज प्लेस्ड एट मार्क 40 सेंटीमीटर और ये जो बैलेंस करने वाला जो चिन्ह है ये 40 सेंटीमीटर पर है इधर से, अगर इधर 0 माने तो। द बैलेंस मास प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर मार्क ऑन वेज 500 ग्राम 0.5 किलोग्राम। 500 ग्राम को कितना किलोग्राम बदलेंगे तो 0.5 किलोग्राम आएगा।
तो कह रहा है जब ये सब तमाशा नहीं हुआ था, केवल राड थी, तो राड का वजन आधा किलोग्राम था, तो वो कहाँ बैलेंस होती। 200 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो ये राड का जो वजन है 0.5 किलोग्राम, ये 100 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता। तो इधर से 100 सेंटीमीटर, इधर से भी नापेंगे तो 100 आएगा, बीचों बीच रहेगा क्योंकि। तो ये 0.5 kg 100 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस होगा, जो राड का खुद का वजन है। तो कह रहा है द मास सस्पेंडेड फ्रॉम द राड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस m इक्वल टू 2 kg। तो इधर से 20 सेंटीमीटर पर 2 किलोग्राम है, और अनदर अननोन मास सस्पेंडेड फ्रॉम द राड एट 160 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द इंड m। तो इधर से 160 सेंटीमीटर पर कोई m मास बैलेंस किया गया। कह रहा है लेट ड्रा द डायग्राम फ्रॉम द यूनिफॉर्म राड सस्पेंडेड विद मास। अब ये देखिए ग्राफ बना दिया गया, यानी डायग्राम। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम है, इधर से 40 सेंटीमीटर, इधर से 20 सेंटीमीटर पे, और ये बैलेंस कहाँ है, इधर से 40 सेंटीमीटर पर। और जो राड का आधा किलोग्राम का द्रव्यमान है वो कहाँ काम करेगा, राड के बीचों बीच, यानी इधर से या इधर से 100 सेंटीमीटर पर। और ये जो यम द्रव्यमान लटकाया गया इधर से 160 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर पर, इधर लास्ट से नहीं, ये देखिए 20 से ये बीच की दूरी है 160 सेंटीमीटर, यानी 2 किलोग्राम और यम किलोग्राम के बीच की दूरी है 160 सेंटीमीटर। इसको फिर क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलोग्राम 20 सेंटीमीटर पर है, अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द राड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन द फिगर, जैसा कि यहाँ शो किया गया है। तो देखिए यहाँ तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 160 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब यहीं से नापा गया होगा तो यहाँ से 160 सेंटीमीटर पर होगा, लेकिन आंसर में ये 20 पर और ये 160, ये बीच की दूरी 160 बता रहा है। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की 160 बता रहा है कि जो 2 kg और m kg के बीच 160 है। तो देखिए इस फिगर से यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से 0, 20, 40, 160, यानी यहाँ से ये दूरी है 160 सेंटीमीटर, ना कि ये 20 सेंटीमीटर से। क्वेश्चन आंसर में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी किया है, यहाँ से ये चिन्ह बना दिया है, जबकि ये पूरी राड यहाँ से 160 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 0, 20, 40 वो इसीलिए लिखा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अब समझते हैं। तो यहाँ तक तो बात बन गई है, फिगर हमने बना दिया। अब कह रहा है वी नो इन इक्विलिब्रियम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसको बैलेंस करना है तो जितना इधर बल लग रहा है उतना इधर बल लगे, तब तो ये बैलेंस रहेगी। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको बैलेंस करना है, क्योंकि पृथ्वी खींचती है तो उसी से है। तो इधर जितना भार है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर पृथ्वी के बल की बात करें तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी mg। तो ये mg को बैलेंस करना है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। ये जो बैलेंसर है इससे इधर का अलग बैलेंस करेंगे, बराबर इधर का करेंगे। तो देखिए पहले इधर का कर रहे हैं, तो इधर का अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो इधर का निगेटिव मानना पड़ेगा, या इधर का पॉजिटिव मानेंगे तो इधर का निगेटिव मानना पड़ेगा। तो इधर वाला पहले लिखते हैं। तो देखिए 0.5 ये m है, इंटू 0.5 ग्राम है, इंटू g, ये डिस्टेंस कितनी है इंटू g कर दिया mg के लिए, mg, और डिस्टेंस कितनी है ये हम देख लेंगे।
तो आप देखें mg और डिस्टेंस आ रही है, तो अगर हम देखें तो u बराबर होता है mgh। h अगर ये हाइट ले लें या डिस्टेंस, तो कुल मिला करके हम दोनों तरफ स्थितिज ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां से अब देखते हैं, इसके लिए पहले लेंगे इसको, फिर इसको, फिर इनको दोनों को हटा के इधर वाला अलग चिन्ह कर लेंगे। तो यम जी एच 1 लिख सकते हैं, कुछ भी इसी तरह बैलेंस करेंगे। तो 0.5 हो गया, जी की जगह जी हो गया। जी को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सबके लिए जी ही रहेगा, तो वो कट जाएगा, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब देखें यहाँ पर एच कितना है, एच यहाँ से 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। ये यहाँ से 20, फिर ये 40, फिर ये 60, तो 60 सेंटीमीटर पर है, तो मीटर बदला तो 0.60 हो गया। प्लस अब इसके लिए तो यम जी, तो ये हो गया यम जी, और यक्स बचा या यच बचा, तो यच में देखिए 1.20 लिखा है, यानी 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर कैसे लिखा है ये समझने की बात है हमारे पास। यहाँ पर 120 सेंटीमीटर कैसे लिखा, यानी 1.20 मीटर कैसे लिखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखें कह रहा है अनदर अननोन मास सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एंड इक्वल टू यम। तो इसका मतलब इधर से 160 सेंटीमीटर पर इसको लटकाया गया है। तो ये जो है इससे 40 सेंटीमीटर पर ये इधर 2 kg लटकाया गया है। तो यहाँ से अगर 160 ये है, तो यहाँ से ये 40 इधर है, तो ये 40 इधर घट गया 160 में, तो 120 बचा यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये 1.20 लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन है कि ये यहाँ से 160 जोड़ा है, और यहाँ भी देखिए साफ साफ लिख रहा है कि 160 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एंड, यानी अंत बिंदु से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय है, कुछ त्रुटि है इसमें कि नाप 20 सेंटीमीटर से रहा है, कह रहा है एंड से। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, कुछ त्रुटि है इसमें। हो सकता है क्वेश्चन कॉमन किया गया हो जब परीक्षा हुई है। तो अब यहाँ से नापा गया है, तो हम वहीं से ले रहे हैं। तो 1.20 कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे। -2g, अब ये वाले की देखिए, अब इधर वाला ये खूंटी के इधर वाले सब पॉजिटिव में हो गए, अब इधर जाना है तो निगेटिव में लिखा, तो -2 मास और जी हमारा जी ही रहेगा। और एच कितना है, यहां से देखिए, अब देखिए इस अंत से 40 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस है, और ये मास इंड से 20 सेंटीमीटर पर लटकाया गया है। तो ये इतना कितना होगा, 40 में 20 घट जाएगा तो 20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 40 है, और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20। तो इसलिए ये दूरी ली गई, तो 0.20 मीटर में बदल के लिखा गया। तो ये आ गया 0, बैलेंस होने पे 0 होगा। या इस तरह हम लिख सकते थे, इसको निगेटिव न लिख के ये बराबर इधर का बराबर इधर का कर देते तो भी सही था। तो अब देखिए जी कट जाएगा, तो आ जाएगा 0.3 + 1.20 m - 0.4 = 0। ये इस तरह हमारा आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो 1.20 m = 0.1, तो यम आ जाएगा 1/12 kg। यही हमारा आंसर होगा, यम ही पूछ रहा है। 84 का डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों का ये वजन है, मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड।
द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। ये क्वेश्चन सब हम एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं से सब बनाए गए हैं, इनको हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि एक कोई बिजली से चलने वाली लिफ्ट है जिसका लिफ्ट और आदमी जो उसमें बैठे हैं उनका पूरे का वजन कितना है, 2000 किलोग्राम है। अब कह रहा है वो ऊपर की ओर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, यानी v नियत है, यानी त्वरण 0 है, एक्सीलरेशन 0 से जा रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है अगर उस पे जो घर्षण लग रहा है, जो उसके ऊपर जाने का विरोध कर रहा है, वो 3000 न्यूटन है। तो कह रहा है द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट इज। तो कह रहा है कि मोटर के द्वारा कितना पावर दिया जा रहा है लिफ्ट को चलने के लिए। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको रखना है। तो इसको देखते हैं, सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए फिगर में बना के समझाया है कि 2000 किलोग्राम वजन है ये लिफ्ट और आदमी जो इसमें बैठे हैं सबका। वेग ऊपर की ओर है, mg नीचे को काम करेगा, ये तीर नीचे लगना चाहिए। ये mg देखिए नीचे को काम करेगा इस तरह। तो अब अगर ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें डोरी होगी, इस तरह डोरी होगी, तो उसमें जो तनाव होगा वो तनाव बल कितना होगा, ऊपर जा रही है और इसमें फ्रिक्शन भी है। ये भी ध्यान देना है कि ये चल रही है तो ऊपर को चल रही है तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा, नीचे को। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर को, स्मॉल एफ। तो ऊपर को चल रही है तो फ्रिक्शन चलने का विरोध करता है, इसलिए नीचे को लगेगा। तो ये देखिए अब इसमें जो तनाव है T, ये इस फ्रिक्शन फोर्स और इसके भार से बैलेंस होगा, इसलिए T इक्वल टू W, यानी भार प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। जितना नीचे को तीर है वो एक साथ रहेगा, वो बराबर होगा जितना ऊपर को तीर है, जैसे अभी हम बैलेंस करने के लिए पीछे पढ़े। तो T बराबर W प्लस F हो जाएगा, तो mg W बराबर प्लस F। तो m हमारा 2000 किलोग्राम है, g 10 है, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 3000, तो ये आ गया 23000 न्यूटन। तो अब पावर कितना लगेगा, P इक्वल टू फार्मूला होता है F इंटू V। तो F हमारा 23000 न्यूटन जो तनाव है, यही तनाव बल टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये हो गया इंटू ये हमारा हो गया वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दी गई है। तो ये आ गया 34,500 वाट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई ए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। तो कह रहा है कि कोई 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर है, उसके द्वारा 1 घंटे में कितनी ऊर्जा रेडिएट यानी बाहर निकाली जाएगी प्रकाश या विकिरण के रूप में। तो सीधा सीधा फार्मूले पर आधारित है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी इक्वल टू, देखिए P इक्वल टू होता है हमारा P इक्वल टू W बाई T, यानी कार्य बटे समय। तो वर्क ही जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही वर्क में चेंज होती है। तो एनर्जी कहें या वर्क कहें एक ही बात है। तो अगर हमको ये W निकालना हो या E निकालना हो तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख दिया। तो E इक्वल टू पावर कितना है 100 किलोवाट है, तो 100 गुणे 10⁻³ कर दिया वाट में बदलने के लिए, इनटू समय कितना है 1 घंटा है। तो 1 और इस 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 का गुणा किया, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो फिर 60 का गुणा किया। तो यह आ गया 36,000 गुणे 10⁻³ यानी 36 गुणे 10⁻7 जूल। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 86 का 1 ऑप्शन करेक्ट है।
अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग is stretched by 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। इसके पीछे इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो कह रहा है कि अगर 2 सेंटीमीटर कोई स्प्रिंग खींची जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी यू है, यानी उसमें स्थितिज ऊर्जा जो संचित हुई वो यू है। अगर 8 सेंटीमीटर खींच दें तो कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। तो इसको देखते हैं, पीछे कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर के रूप में हमारी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स हमारा एक्सटेंशन है। तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहली स्थिति में 2 सेंटीमीटर खींचा गया तो 2 का स्क्वायर किया। अगली स्थिति में 8 सेंटीमीटर खींचा गया तो 8 का स्क्वायर किया। अब u अपॉन यू डैश इक्वल टू, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये 4/64 होगा। तो 4 से 16 बार 64 कटेगा तो 1/16 होगा। तो u डैश बराबर 16 u हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 87 का 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग कक्षा 11 की जो पार्ट 1 है उसकी केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।